हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इंग्लिश पेडागोजी से लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन इन टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि इन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट विस्तार से जानेंगे। इसके बाद 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज क्या है। हम लैंग्वेज के माध्यम से अपना जो थॉट है, अपना जो थिंकिंग है, चिंतन है, अपना धारणा है, उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है। दस लैंग्वेज इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा वार्तालाप करने का, कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है। अब हम जानेंगे एक भाषा का फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहले इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम जानते हैं कि हम अपना मन का कोई भी चिंतन है, हम कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, अपना मन का थिंकिंग, अपना मन का फीलिंग, तो उस क्षेत्र में भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम के रूप में कार्य करता है। इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनामिक। याद रखिएगा, भाषा सिंबॉलिक है, यानी कि यहाँ जो मैं इंग्लिश में आपको जो लिख करके दिखा रहा हूँ, ये क्या है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। इसके साथ साथ भाषा डायनामिक है, यानी कि भाषा समय समय से परिवर्तित होता रहता है। भाषा में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता रहता है। ठीक है, इसीलिए भाषा को डायनामिक कहा गया है। भाषा स्टैटिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक सिस्टम। भाषा का एक डेडिकेटेड, एक निर्दिष्ट स्ट्रक्चर होता है। भाषा को किस प्रकार हम एक सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक है, इसका एक डेफिनिट रूल होता है। अगर हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंग्लिश सेंटेंस लिखने का तरीका देखेंगे और बंगाली या फिर हिंदी भाषा में किस प्रकार हम एक सेंटेंस को लिखते हैं, उसका जो तरीका देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है किस में, इंग्लिश में, और हिंदी में, बांग्ला में जो पैन इंडियन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है उनमें अलग है। ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। भाषा को एक सामाजिक आचरण का भी फॉर्म या माध्यम माना जाता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, अपना जो सामाजिक आचरण है, हम जेंटल वे में बात करते हैं, तो ये भाषा के माध्यम से हम सामाजिक बिहेवियर को दर्शाते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक वार्तालाप का, सामाजिक आचरण का, व्यवहार का एक फॉर्म है भाषा। इसके बाद इट इज़ ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अभी हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये किस भाषा से दे रहे हैं, ये हिंदी भाषा से दे रहे हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये हिंदी क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। कोई भी चीज़ अगर आप समझाओगे तो उसके लिए आपको कोई भाषा, कोई लैंग्वेज प्रयोग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद इट इज़ ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और भाषा क्या है, भाषा के माध्यम से एक संस्कृति, एक सभ्यता और एक जो समाज का परिवेश, समाज के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखेंगे तो एक सभ्यता, एक संस्कृति का वाहक है भाषा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश पेडागोजी में। इन टर्म्स से कई बार सवाल हमने देखा है, पूछा जाता है, और आप में से ज़्यादातर शिक्षार्थी गलत सलत जवाब दे करके आ जाते हैं। तो सबसे पहला है, देखो, लिंग्विस्टिक्स या फिर फिलोलॉजी। तो लिंग्विस्टिक्स या फिर फिलोलॉजी का मतलब क्या है, इसे हमने हिंदी में लिख रखा है भाषा विज्ञान यानी भाषा शास्त्र। ठीक है, भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र को इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, फोनेटिक्स एंड सीमेंटिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स या फिलोलॉजी क्या है, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके माध्यम से एक भाषा का जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी क्या है आगे हम जानेंगे, सिंटैक्स है, फोनेटिक्स है, सीमेंटिक्स है, इनका गठन कैसा होता है वो आलोचना किया जाता है, वो स्टडी किया जाता है। इसके बाद देखो आगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या, शब्द के भागों का विज्ञान, यानी कि एक शब्द में हम अगर देखेंगे तो एक शब्द में कई सारे भाग होते हैं, तो उन भागों का जो स्टडी है, जो साइंटिफिक एनालिसिस है, उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है।
It is a scientific study of form and structure, especially the study of the internal structure of morphemes. तो morphemes का internal structure किस प्रकार रहेगा उसका अध्ययन का नाम है मॉर्फोलॉजी। आगे आप क्लियर हो जाएंगे, आपको सिर्फ ध्यान से देखते रहना है। देखो मॉर्फीम्स क्या है, अभी हमने पाया मॉर्फीम्स, तो अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स किसे कहते हैं? देखो, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। ग्रामेटिकल फंक्शन का, व्याकरण का जो कार्य है या फिर जो मीनिंग है, अर्थ का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा एकक या इकाई, इसे कहते हैं मॉर्फीम्स। जैसे कि ए मॉर्फीम कैन बी ए रूट वर्ड लाइक प्रेफिक्स और सफिक्स। तो मॉर्फीम क्या हो सकता है? एक रूट वर्ड हो सकता है, ठीक है, जैसे कि प्रेफिक्स और सफिक्स। जैसे कि इम्पॉर्टेंट ये जो शब्द है, जब इसका हम एंटोनिम करते हैं, विपरीत करते हैं, तो उसे हम अनइम्पॉर्टेंट कहते हैं। तो ये अन क्या हुआ? अन एक प्रेफिक्स के रूप में यूज़ हुआ, तो अन एक मॉर्फीम है, ठीक है। जैसे कि अनलाइक, लाइकली, ठीक है। लाइक ये देखो, ये रूट वर्ड है, इसके आगे जब हम यूएन लगाएंगे तो ये हो जाएगा अनलाइक। इसके पीछे जब हम एलवाई लगाएंगे तो ये लाइकली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो यूएन है ये क्या है? मॉर्फीम है। यहाँ एलवाई क्या है? मॉर्फीम है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, सिंटेक्स के बारे में अब हम जानेंगे। सिंटेक्स का मतलब क्या है? सिंटेक्स का हिंदी अगर हम अर्थ देखेंगे तो सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास या वाक्य रचना। किस प्रकार हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, सेंटेंस लिखने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसे कहा जाता है सिंटेक्स। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंटेक्स। तो सिंटेक्स किसे कहते हैं? वाक्य या फिर वाक्य रचना करने का जो तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, उसे कहा जाता है सिंटेक्स। याद रखिएगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो आई एम राइटिंग नाउ, यहाँ अगर हम इंग्लिश में इसे लिखेंगे कि मैं अभी लिख रहा हूँ या रही हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार आई एम राइटिंग नाउ होता है। जब हम इसे हिंदी में लिखते हैं तो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये होता है। तो ये जो तरीका है लिखने का, इसे क्या कहा जाता है? इसे सिंटेक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। चलो आगे हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स के बारे में। देखो, फोनेटिक्स का जो हिंदी मतलब होता है यह है ध्वनि विज्ञान या स्वर विज्ञान। तो ध्वनि विज्ञान या स्वर विज्ञान किसे कहते हैं? इट इज़ द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। हम जो बात करते हैं, जो एक एक शब्द को हम जब उच्चारण करते हैं ना, वो स्पीच साउंड का स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। तो स्पीच साउंड का स्टडी या फिर स्पीच साउंड्स को हम जब अलग अलग भागों में क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसे फोनेटिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सिमेंटिक्स और सिमेसियोलॉजी। तो सिमेसियोलॉजी या फिर सिमेंटिक्स क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं अर्थ विज्ञान। तो अर्थ विज्ञान का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, याद रखिएगा, यानी कि अर्थ का अध्ययन करना। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जो शब्दों का अर्थ है ना, उसका अध्ययन करने को कहते हैं सिमेंटिक्स या फिर सिमेसियोलॉजी, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हर साल सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सवाल अवश्य ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले मान लो आप एक बांग्ला भाषा में बात करने वाले आदमी हो या फिर आप असमिया हिंदी भाषा में बात करते हो, तो याद रखो, आपने जो ये हिंदी या फिर असमिया ये जो या फिर बांग्ला भाषा जो आपने सीखा है, आप आराम से इत्मीनान से सबके साथ बात कर सकते हो। इत्मीनान से, कोई समस्या, कोई तकलीफ़ नहीं है। ये भाषा यानी कि L1 लैंग्वेज 1 नेटिव लैंग्वेज, ये आपने जो सीखा, क्या आपने कोई ग्रामर की किताबें पढ़ी है? बिल्कुल नहीं। आपने क्या कॉन्शियस वे में कोई क्लास करके या फिर कोई वीडियो लेक्चर्स देख करके, कोई बुक, कोई किताब स्टडी करके आपने सीखा है? क्या नहीं किया है। ये आपने इंटरेक्शन के माध्यम से सीख लिया है, वातावरण से। अपना इर्द गिर्द का जो परिवेश है, जो पर्यावरण है, उनके साथ, लोगों के साथ, अपना परिवार के लोगों के साथ, अपना समाज के बाकी और पड़ोसियों के साथ बात करके आपने हिंदी या बांग्ला भाषा को क्या किया? सीख लिया। अभी आप आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी कि एक भाषा, खास करके लैंग्वेज एक्विजिशन अप्लाई होता है L1 अपना मातृभाषा सीखने पर, क्योंकि मातृभाषा हम सीखते नहीं हैं। हम एफर्ट लगा करके कोई स्कूल में जा करके, कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में जा करके शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है एक्विजिशन, और हिंदी में इसे कहा जाता है अर्जन, ठीक है। और लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है जब हम एफर्ट लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, मेहनत करते हैं और कोई इंस्टीट्यूट,
कोई किताब पढ़ करके जब हम भाषा को सीखते हैं ना, तब इसे लर्निंग कहा जाता है। तो लर्निंग एप्लीकेबल हो जाता है L2 के लिए, ठीक है। लैंग्वेज 2 जो भी हम मातृभाषा के अलावा भाषा सीखते हैं, तो उनको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको सीखने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है, कॉन्शियसली हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जा कर के हम वो भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्विजिशन का अगर हम देखेंगे तो एक्विजिशन में ये जो एक्विजिशन वाला प्रोसेस है ये एक पैसिव प्रोसेस है। एक्टिवली आप उसमें पार्टिसिपेट करते नहीं हो। आपने जो मातृभाषा बांग्ला सीखा है, बांग्ला में आप अभी आराम से इत्मीनान से बात कर सकते हो। क्या आपने भाषा सीखने के लिए कोई क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है? बिल्कुल नहीं किया है। क्या आपने ये कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते करते किया है? बिल्कुल नहीं किया है। आपने नेचुरली सीख लिया है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे सबकॉन्शियस, अर्धजागृत मन से आपने सीखा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लर्निंग को कहेंगे तो ये एक एक्टिव प्रक्रिया है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हम एक्टिवली उसमें जुड़ते हैं, उसमें एंगेज होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और यह कॉन्शियस प्रोसेस है। यानी कि आप दिलो दिमाग से, मेहनत से फोकस करके उस भाषा को हम सीखते हैं, ठीक है। तो जब हम दिलो दिमाग लगा करके एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कोई सीखते हैं, कोई कार्य, कोई भाषा, तब उसे लर्निंग कहा जाता है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो हमें आशा है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसके बाद एक्विजिशन है इम्प्लिसिट नॉलेज। एक्विजिशन में जो ज्ञान है, एक्विजिशन का अगर हम बात करेंगे, यानी कि मान लो जो बांग्ला भाषा आपने सीखा है, जो असमिया भाषा अपना जो मदर टंग है आपने जो सीखा है, ये भाषा आपका जो सीखने का ज्ञान है ना, इस ज्ञान को हम इम्प्लिसिट ज्ञान कहेंगे। इसे इम्प्लिसिट ज्ञान क्यों कहेंगे? इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? अगर हम इसे देखेंगे तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है आपका अंतर्निहित, इसे बोला जाता है। ये आंतरिक है, ये आपका अंदर ये छुपा हुआ है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो लर्निंग है ये एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, यानी कि आप इसे बाहरी स्टडी करके, अध्ययन करके आप सीखते हो, प्रैक्टिस करके आप सीखते हो, क्लासेस में जा करके आप सीखते हो, इसीलिए इसे एक्सप्लिसिट नॉलेज कहा गया है, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट पे देखो, फॉर्मल सिचुएशन, क्योंकि एक्विजिशन है ये इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है और लर्निंग फॉर्मल सिचुएशन में होता है। यानी कि लर्निंग करने के लिए हम कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई विद्यालय में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या वाला सिचुएशन हो जाएगा? जब हम कोई इंस्टीट्यूट में जा करके सीखते हैं तो उसे कहा जाएगा फॉर्मल सिचुएशन। और हमने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, नेचुरली हमने सीख लिया अपना मदर टंग, तो यह है इनफॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट देखो, स्टेबल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन हम जब करते हैं तो ये बिल्कुल स्टेबल एक ऑर्डर वे में होता है, एक बिल्कुल नेचुरल, एक नैसर्गिक तरीके से होता रहता है। ऑन द अदर हैंड लर्निंग जब हम शिक्षण करते हैं, अधिगम करते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अधिगम, तो ये पहले आसान हम सीखना प्रारंभ करते हैं, बाद में धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ लर्निंग, यानी कि धीरे धीरे क्या करते हैं, कठिन चीज़ों को, कठिन विषयों को हम सीखते हैं, पहले आसान विषय को हम सीखते हैं, ठीक है जी। तो हमें आशा है एक्विजिशन और लर्निंग का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ये आपने समझ लिया होगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी जो कि दिया गया है स्टीफन क्रैशंस द्वारा। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस का नाम दिया है। तो उन 5 हाइपोथेसिस का नाम कुछ इस प्रकार है, और इनका नाम को हमने एक निमोनिक डिज़ाइन किया है जिसके माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हो। आप ये वाला शब्द से इनको याद रख सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार है, एमनिया। ये एमनिया शब्द से आप जो ये 5 हाइपोथेसिस के बारे में, यानी कि 5 इन्होंने परिकल्पना किया है कि 5 सिचुएशन में हम लैंग्वेज लर्निंग जो L2 है, जो मातृभाषा के अलावा बाकी जो भाषा है उनको हमें लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लेकिन ये एक्विजिशन पर ज़्यादा बल देते हैं। इनके अनुसार ये एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है, या फिर आप ये एक अमेरिकन कैलिफोर्निया का ये प्रोफेसर है, ठीक है। तो इनका जो कहना है ये एक्विजिशन पर ज़्यादा बल देते हैं। इनका कथन अनुसार एक्विजिशन के माध्यम से जब हम L2 को भी सिखाने का प्रयास करेंगे तो ये प्रोसेस ज़्यादा बेहतर होता है, और इसके मदद से नेचुरल वे में बच्चा एक अधिगम कर लेता है, कोई भाषा को सीख लेता है। तो इनका जो एमनिया, यानी कि जो 5 हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शन, इन्होंने जो 5 हाइपोथेसिस दिया है, सबसे पहला है A फॉर एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इसके बाद वाला M स्टैंड्स फॉर मॉनिटर हाइपोथेसिस। इसके बाद वाला है, यहाँ देखो N का मतलब है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। एंड द नेक्स्ट वन इज इनपुट हाइपोथेसिस, I स्टैंड्स फॉर इनपुट हाइपोथेसिस। और लास्ट वाला है ए स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव
फिल्टर हाइपोथेसिस। अब हम आगे जानेंगे इन सारा हाइपोथेसिस के बारे में, क्योंकि स्टीफन क्रैशन का ये जो थ्योरी है, ये जो हाइपोथेसिस है, इनमें कई बार सवाल पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको यहाँ शामिल किया है। याद रखिएगा, ये L2 को जब हम सीखते हैं तब ये स्टीफन क्रैशन का थ्योरी बहुत ही काम आता है। इनका जो हाइपोथेसिस है, इनका कथन अनुसार मैंने जो पहले ही आपको बता दिया है, ये एक्विजिशन पर ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि एक्विजिशन करवा करके हम जब सीखते हैं, जब एक भाषा को हम अर्जन करते हैं तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टेड होता है और इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो स्टीफन क्रैशन का जो 5 हाइपोथेसिस है ये कुछ इस प्रकार है। अभी हमने नाम देख लिया है, अभी हम एक एक को डिटेल में जानेंगे। द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है, वी एक्वायर द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन ए प्रेडिक्टेबल ऑर्डर। यहाँ क्या होता है, एक प्रेडिक्टेबल मैनर में, एक प्रेडिक्टेबल ऑर्डर में, जिसे हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसे हम पहले से बोल सकते हैं, उस ऑर्डर में हम भाषा का जो रूल है, जो नियम है, उस नियम को एक एक करके धीरे धीरे सीखते हैं प्रैक्टिस के मदद से। इसके बाद वाला जो हाइपोथेसिस है यह है द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। यहाँ क्या है, एडल्ट्स हैव 2 डिस्टिंक्टिव वेज ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंसेस इन सेकेंड लैंग्वेजेस। इनका कहना है कि जो बड़े हैं ये 2 अलग अलग तरीक़ों से एक द्वितीय भाषा जो है L2 जो है, ठीक है, उसे सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं। एक्विजिशन को इन्होंने ज़्यादा बल दिया, याद रखिएगा। दैट इज़ बाय यूजिंग लैंग्वेज फॉर रियल कम्युनिकेशन, यानी कि इनका कहना है कि अगर हम रियल कम्युनिकेशन, वास्तविक जीवन में कम्युनिकेट करके, वार्तालाप करके कोई भाषा को हम सीखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होता है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में। ठीक है, इसका मतलब है कि इन्होंने रियल लाइफ प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट वाला हाइपोथेसिस है द मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस का कहना है कि यानी मतलब है कॉन्शियस लर्निंग, हम जब ध्यान से, दिलो दिमाग से सीखते हैं, कैन ओनली बी यूज्ड एज ए मॉनिटर और एन एडिटर। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हम कॉन्शियसली लर्न करते हैं, जैसे कि अभी आप आए हो इंग्लिश पेडागोजी सीखने के लिए, ये आप जब कॉन्शियसली बहुत ध्यान से एकदम पेन पेपर ले करके आप जब एक एक पॉइंट को लिखोगे ना, तो ये कॉन्शियस लर्निंग हो जाएगा, और इसे मॉनिटर हाइपोथेसिस कहा है स्टीफन क्रैशन ने। इसके बाद वाला हाइपोथेसिस है द इनपुट हाइपोथेसिस। तो इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, चलो हम देख लेते हैं। ह्यूमन्स एक्वायर लैंग्वेज इन ओनली वन वे। इनका कहना है कि मनुष्य सिर्फ एक वे से, एक तरीके से भाषा को अर्जन कर सकता है, भाषा को एक्वायर कर सकता है। वो तरीका एक वाला क्या है, बाय अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस और बाय रिसीविंग कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ये क्या कर सकता है, दूसरों का मैसेज, कोई संदेश दूसरा व्यक्ति दे रहा है, उसे समझ करके, या फिर कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ठीक है, यानी कि कम्प्रिहेंसिबल इनपुट यहाँ क्या, जैसे कि आप एक छोटा बच्चा को सिखा रहे हो, माँ पिताजी इधर आओ उधर जाओ, कुछ इस प्रकार हम छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है उनको सिखाते हैं पहले, तो वो बच्चा समझ रहा है, उस प्रकार हम क्या करेंगे, उसको इनपुट देंगे जो वो बच्चा समझ सकता है, आसान शब्दों को हम सिखाएंगे पहले। ठीक है, तो इसे इन्होंने कहा इनपुट हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बाद वाला है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। यहाँ इफेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि हम इमोशन के साथ, अपना आवेग के साथ, संवेग के साथ ये जुड़ा हुआ है। ए मेंटल ब्लॉक कॉज्ड बाय इफेक्टिव फैक्टर्स। जो प्रभावशाली फैक्टर है, जो मेंटल ब्लॉक हम जो मानसिक रूप से सीखते हैं, उसे कहा गया है दैट प्रिवेंट्स इनपुट फ्रॉम रीचिंग द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कि चॉम्स्की क्या कहते हैं, याद रखिएगा, नॉम चॉम्स्की का कथन अनुसार मनुष्य इसीलिए भाषा सीख सकते हैं क्योंकि मनुष्य का दिमाग में एक ऐसा डिवाइस है जिसका नाम है LAD, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये भी कहता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसीलिए हम आवेगिक संवेगिक तरीके से जो चीज़ करते हैं उसे हम ज़्यादा आराम से, ज़्यादा आसानी से, नेचुरल वे में सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इसीलिए हम जो भी सीखेंगे, जो भी भाषा बच्चों को सिखाएंगे, वो प्रभावशाली तरीके से सिखाएंगे, वो आवेगिक तरीके से सिखाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये क्रैशन का कहना है। ठीक है, तो हमें आशा है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टीफन क्रैशन का 5 हाइपोथेसिस। अब आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, there are 44 sounds in English. Out of these, how many sounds are vowels and how many are consonants respectively? तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो अल्फ़ाबेट है, इनका नंबर कितना है, 26 है, लेकिन इन अल्फ़ाबेट्स का जो साउंड्स है, यानी कि इंग्लिश का जो टोटल साउंड्स है ये 44 है, याद रखिएगा। वैसे लेटर है कितना, 26, लेकिन साउंड है 44। इन 44 साउंड्स में 20 वावेल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं।
इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू। द्वितीय भाषा को कैसे पढ़ाना चाहिए? ऑप्शन 1, मदर टंग एंड ट्रांसलेशन, मातृभाषा और अनुवाद के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 2, यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके या फिर जितनी हो सके हम टारगेट लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज 2 को, जिस लैंग्वेज को हम सिखाने के लिए क्लास दे रहे हैं ना लैंग्वेज 2, तो उस लैंग्वेज 2 में ही हमें जहाँ तक हो सके क्लास में मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है ये देखो, लर्नर बैकग्राउंड एंड टैलेंट, लर्नर कौन सी परिवार से आता है, क्या उसका बैकग्राउंड है, इसे देखने से काम नहीं चलेगा सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने में। ग्रामर और रूल्स को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सही जवाब? Which one of the following is not a language component? आपको बताना है निम्न में से कौन सा भाषा का एक उपादान नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन 1, ग्रामर। ग्रामर एक भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, हमें नॉट जो नहीं है उसी को सही जवाब दिखाना है। स्पीच भी बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है भाषा का। साउंड सिस्टम यानी कि किस शब्द को कैसे बोला जाएगा, ये एक भाषा का बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। मैन्युस्क्रिप्ट, देखो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मेनू मतलब हाथ और स्क्रिप्ट मतलब लिखा। हैंडराइटिंग एक भाषा का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स इज़ नोन एज, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि शब्दों का अध्ययन और इनका अर्थ को जानने को क्या कहा जाता है, तो इसे सिमेंटिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। फोनेटिक्स क्या है, सिंटेक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इससे पहले वाला जो क्लास 1 हमने अपलोड किया है उस क्लास को ध्यान से आप अवश्य देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड? निम्न में से कौन सा इंग्लिश भाषा का जो संपूर्ण विश्व में जो स्टेटस है वो सही नहीं है, नॉट ट्रू, आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन 1, इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये तो इंग्लिश का स्टेटस हमारे देश में भी है, ये एक विदेशी भाषा है, ये इंग्लिश भाषा का स्टेटस संबंधित सही कथन है। ऑप्शन 2, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ये भी सही बात है। इंग्लिश हमारे देश में जैसा सेकेंड लैंग्वेज है वैसा और कई देशों में इसे द्वितीय भाषा के रूप में सिखाया जाता है। ऑप्शन 3, इंग्लिश एज ए हेरिटेज लैंग्वेज, इंग्लिश एक हेरिटेज लैंग्वेज है, ये भी कहीं ना कहीं सही है, इंग्लिश के संबंधित बहुत पुरानी भाषा है, तो ये सही बात है। ऑप्शन 4, इंग्लिश एज ए नेटिव लैंग्वेज, तो हमारे देश का क्या इंग्लिश एक नेटिव लैंग्वेज है? नेटिव लैंग्वेज नहीं है, और ना सिर्फ हमारे देश, बहुत सारे देश का इंग्लिश एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, When we sing a rhyme in an English language classroom, हम इंग्लिश भाषा का एक कक्षा में जब एक राइम को आवृत्ति करते या फिर गाते हैं स्वर लगाकर, तो ये क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपको बताना है। ऑप्शन 1, फेमिलियराइज द लर्नर विद द इंग्लिश साउंड्स, क्या हम उस गाना को यानी कि राइम को स्वर लगाकर गा कर के इंग्लिश साउंड्स को हम परिचित करवा रहे हैं, या साउंड वाला बात नहीं है, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन 2, टीच देम रीड, हमें ये जो मदद करेगा, हम जो कर रहे हैं ना स्वर लगा कर के एक राइम को गा रहे हैं, क्या ये उनको पढ़ना सिखाएगा? बिल्कुल नहीं, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 3, टीच लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हम ये जो स्वर लगा के बोल रहे हैं ना, एक राइम को पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली उनको हम क्या सिखा रहे हैं?
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स, हम जो शब्द बोल रहे हैं ना उनका समझाने का तरीका हम जब हाव भाव दिखा करके और स्वर लगा करके सिखाते हैं तब बच्चा बहुत ही दिलचस्पी से, बहुत ही रुचि से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसे ऑब्ज़र्व करता है और सीख लेता है। ऑप्शन 4 क्यों नहीं होगा? टीच देम टू लर्न टू सिंग, हम क्या एक राइम के माध्यम से उनको गाना सिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, एक शब्द उसका अर्थ कहाँ से प्राप्त करता है? ऑप्शन 1 फ्रॉम डिक्शनरी ओनली, सिर्फ और सिर्फ अभिधान से प्राप्त करता है। गलत बात है, सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी से एक शब्द का मीनिंग प्राप्त नहीं होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन 2 स्पेलिंग, क्या एक शब्द का जो स्पेलिंग है किस प्रकार उसे लिखा जाएगा, उस स्पेलिंग से क्या वो शब्द अपना मीनिंग पाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो अगर हम ये शब्द लिखेंगे DOG डॉग, तो डॉग बोले तो क्या है? रियली एक कुत्ता को कहा जाता है ना। तो ये जो लिखा हुआ है और ये जिस एनिमल को दिखाता है इसका कोई संबंध आपसी नहीं है, इसीलिए लैंग्वेज को आर्बिट्ररी नेचर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए स्पेलिंग तो सही नहीं होगा। ऑप्शन 3 फ्रॉम इट्स ऑरिजिन, यस दिस इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि एक शब्द का जो मीनिंग है वो उसका उत्पत्ति से ही उसको प्राप्त हो जाता है। देयरफॉर ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन 4 है इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, इसका कॉन्टेक्स्ट से, इसका परिप्रेक्ष्य से कोई मीनिंग उसका नहीं प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर, तो किन को फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहा जाता है? जो पहली बार इंग्लिश या फिर कोई भाषा को सीख रहे हैं ना, एक परिवार से, एक ख़ानदान से, तो उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। ऑप्शन 1 लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार हिंदी सीख रहे हैं उनको हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर नहीं कहेंगे, हिंदी तो मातृभाषा है कई सारे इलाकों में, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन 2 लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं क्या उन्हें फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहा जाता है? कहा जाएगा, लेकिन और ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, जो अपना परिवार से पहली बार विद्यालय में आए हैं। और ऑप्शन 4 कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन, जो पहली बार विद्यालय में यानी कि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आए हैं, क्या उनको फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 3। क्यों ऑप्शन 3 होगा? देखो यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, ये मैंने थोड़ा ख्याल नहीं किया। सिर्फ इंग्लिश जो सीखेगा पहली बार उसे हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर नहीं कह सकते, यहाँ एक भाषा को ये कहा गया है। ठीक है, तो कोई भाषा को सीखने को फर्स्ट जनरेशन लर्नर नहीं कहा जाता। जो पहली बार एक परिवार से विद्यालय आया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन 3 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइल लर्निंग वोकेबुलरी, शब्दार्थ सीखते वक्त लर्नर्स कनेक्ट वन वर्ड विथ इट्स रिलेटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स विच कैन ऑकर बिफोर एंड आफ्टर इट, तो शब्दार्थ को या फिर शब्दों को सीखते वक्त शिक्षार्थी क्या करते हैं? एक शब्दों को उसका संबंधित और कई सारे शब्दों से जोड़ते हैं, उसका पीछे क्या हो सकता है, उसका बाद में क्या हो सकता है। व्हाट इज़ दिस टेक्निक कॉल्ड, और इस विधि को, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 डिक्टेशन, तो डिक्टेशन का तो ये मतलब नहीं है, डिक्टेशन टीचर जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं और बच्चे सुन करके उसे जब लिखते हैं तब इसे डिक्टेशन कहा जाता है। नोट मेकिंग, ये भी सही नहीं है, इसे नोट मेकिंग नहीं कहा जाता है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको सुन करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखने को नोट मेकिंग कहा जाता है। या फिर एक बच्चा खुद कोई विषय को स्टडी कर रहा है और उन विषय से उसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पहलू लग रहा है उनको लिख के रख रहा है, उसे नोट मेकिंग कहा जाता है। कोलोकेशन, यस दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जब हम कोई शब्द को सीखते हैं और उसका इर्द गिर्द यानी कि उससे रिलेटेड और कई सारे शब्दों का मीनिंग सीखते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके पहले ये शब्द क्या होगा या फिर क्या था, उसको जब हम डिटेल में सीखते हैं ना, तो उसे कोलोकेशन कहा जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 3। और कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत करना, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, combining the movement abilities with academics such as speaking a language is referred to as। तो मूवमेंट एबिलिटीज़ यानी कि हम जो मूव करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर हम अपना होठों को हिलाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, तो ये भी एक मूवमेंट है। तो मूवमेंट यहाँ लेकिन एकेडमिक्स का मूवमेंट है, यानी कि हम जो थिंकिंग करते हैं, जो सोचते हैं, उसको यहाँ दर्शाया जा रहा है। हम बात करते वक्त जो मूवमेंट करते हैं, हम जो हाथ पैर को कई बार हम जेस्चर पोस्चर के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ रेफ़र किया गया है। तो एक भाषा को बात करते वक्त, एक भाषा में बातचीत करते वक्त हम जो मूवमेंट करते हैं, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 कॉग्निटिव स्किल्स। क्या ये कॉग्निटिव स्किल है? कॉग्निटिव स्किल ब्रेन रिलेटेड होगा, तो यहाँ तो बातचीत करने वाला विषय है, तो ये कॉग्निटिव स्किल नहीं होगा। अफेक्टिव स्किल। अफेक्टिव स्किल क्या है? हमारे आवेग के साथ, संवेग के साथ, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो ये भी सही नहीं होगा। मोटर परसेप्शन स्किल्स। यस, जब हम मूवमेंट करते हैं ना, तो यह मोटर परसेप्शन स्किल हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 इंटरेक्शन स्किल। जब हम बातचीत करते हैं तो उसे इंटरेक्शन स्किल कहा जाता है। यहाँ बातचीत है, लेकिन बातचीत में वो मूवमेंट को कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्टिव वोकेबुलरी कंसिस्ट्स ऑफ वर्ड्स व्हिच। तो एक्टिव वोकेबुलरी और पैसिव वोकेबुलरी दो है। वोकेबुलरी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो प्रकार इसका प्राइमरीली पाया जाता है। एक्टिव वोकेबुलरी कुछ ऐसा शब्द जिनको हम अभी अगर कोई पूछे हम तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं, उसका मीनिंग बता सकते हैं, वो शब्द क्या है उसको बता सकते हैं। यानी कि जिन शब्दों को हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उन्हें एक्टिव वोकेबुलरी में रखा जाता है। और ऐसी बहुत सारी शब्द हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कम करते हैं या फिर ना भी करते हैं, तो उन्हें पैसिव वोकेबुलरी कहा जाता है। ऑप्शन 1 वी यूज़ फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ। यस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक्टिव वोकेबुलरी वो है जिन शब्दों को हम हर रोज़मर्रा का ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन 2 यूज़ ओकेशनली, जिन्हें हम ओकेशनली यूज़ करते हैं उन्हें तो पैसिव वोकेबुलरी में शामिल किया गया है, उन्हें पैसिव वोकेबुलरी कहा जाता है। जो कठिन है उनको एक्टिव पैसिव कुछ नहीं कहा जाता, और जिनको हम समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनको भी एक्टिव वोकेबुलरी नहीं कहा जाता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी इज़ नॉट टू। तो हम जब वोकेबुलरी सिखाते हैं, जो शब्दार्थ हैं बच्चों को सिखाते हैं, तो इसका क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन 1 बी एबल टू यूज़ वर्ड्स इन डिफरेंट, अलग अलग तरीके से शब्दों को इस्तेमाल करेगा, तो ये उसका उद्देश्य है। हम जब वोकेबुलरी सिखाते हैं, ठीक है, तो बच्चों को हम सिखाने के लिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य में एक शब्द को कैसे प्रयोग किया जाता है, एक शब्द का कई सारे मीनिंग होता है, आप जानते हो, तो इसीलिए ये तो डिफरेंट वे में कैसे यूज़ किया जाएगा, ये तो वोकेबुलरी टीचिंग का एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। हमें ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शन 2 डेवलप एक्टिव एंड पैसिव वोकेबुलरी। यस, दिस इज ऑल्सो अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी। ये भी वोकेबुलरी टीचिंग करने का एक उद्देश्य है, ताकि हम बच्चों में जो रोज़मर्रा का शब्द है जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उन शब्द को सिखाने का उद्देश्य शामिल है। इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी शब्द हम सिखाते हैं बच्चों को जिन्हें ओकेशनली यूज़ किया जाता है, बार बार यूज़ नहीं किया जाता है, रोज़ यूज़ नहीं किया जाता है। ऑप्शन 3 एनेबल लर्नर्स टू यूज़ द डिक्शनरी। ये सही जवाब होगा, क्योंकि डिक्शनरी कैसे यूज़ करेगा, कैसे नहीं, डिक्शनरी में क्या ढूंढेगा, ये टीचिंग वोकेबुलरी यानी कि वोकेबुलरी सिखाने का, पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, और यही है इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन 4 देखो, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यस, हम जब वोकेबुलरी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो इसका उद्देश्य रहता है कि बच्चे हम जो शब्द को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनका अर्थ समझ ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है आपने बिल्कुल समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज़ द।
तो एक्वायर्ड सिस्टम यानी कि जो भाषा को हम अर्जन करते हैं, जैसे कि हम L1 अपना मातृभाषा अपना नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं, मदर टंग को सीखते हैं, वो एक्विजिशन के माध्यम से सीखते हैं। हम कोई एक्टिव पार्टिसिपेट करके कहीं जा कर के हम नहीं सीखते हैं, कोई ग्रामर की किताबें पढ़ करके नहीं सीखते हैं। तो ये क्या है आपको बताना है। ऑप्शन 1 फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट। क्या ये फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट है? फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेटअप में होती है। ऑप्शन 2 सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्विजिशन या फिर एक्वायर्ड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज 1 ये क्या है? सबकॉन्शियस प्रोसेस है। इसे हम बहुत ध्यान लगा करके नहीं करते हैं, ये नेचुरल वे में नैसर्गिक तरीके से हम अपने परिवार से पड़ोसियों से सीख लेते हैं इंटरेक्शन की मदद से। और ऑप्शन 3 है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ये तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस नहीं है और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग भी नहीं है, ये क्राशियन का थ्योरी में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A dual language classroom consisting of students speaking a native language and the target language is beneficial because it dual language classroom का मतलब है जिस क्लासरूम में जिस कक्षा में दो भाषाओं का रेगुलर बेसिस पर यूज़ किया जाता है, यानी कि जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको भी टीचर यूज़ करते हैं और जो टारगेट लैंग्वेज है उसको भी यूज़ करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है आपको बताना है। ऑप्शन 1 जस्टिफाइज कंडक्टिंग मोर एक्टिविटीज़ इन ईच लैंग्वेज। यस, दिस इज़ राइट आंसर, क्योंकि इस प्रकार हम जो मातृभाषा है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ बच्चे समझ नहीं पा रहे, मान लो L2 इंग्लिश को हम पढ़ाने के लिए कक्षा में गए हैं, जहाँ बच्चे मातृभाषा से समझेंगे, इंग्लिश से समझ नहीं पा रहे, ये हम प्रतीत हो रहा है, ये हम समझ पा रहे हैं, वहाँ हम मातृभाषा का यूज़ करेंगे। वहाँ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करेंगे, मातृभाषा का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ साथ इंग्लिश का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों का अधिगम को बहुत अच्छी तरीके से करवाने के लिए। ऑप्शन 2 क्यों नहीं होगा, चलो हम देख लेते हैं। कॉजेस लेस डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लास, स्टूडेंट्स विल टॉक लेस, क्योंकि इस प्रकार अगर हम करेंगे, मातृभाषा का यूज़ करेंगे और टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, तो क्या बच्चे बहुत कम बात करेंगे और ये डिस्ट्रैक्शन करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, गलत बात है। ऑप्शन 3 मोटिवेट्स टारगेट लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स लर्न अनदर लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। क्या ऐसा अगर हम दो भाषाओं में करेंगे कॉन्टैक्ट क्लासरूम, तो क्या बच्चे उत्साह पाएंगे एक भाषा के साथ साथ और एक भाषा सीखने के लिए, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए? ये तो सही कथन नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज पर बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज पर ही टीचर समझा नहीं रहे हैं, यहाँ दोनों लैंग्वेज पर काम हो रहा है, दोनों लैंग्वेज पर एक्टिविटीज़ दिया जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन 4 ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेपरेट प्रोजेक्ट वर्क। क्या ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट वर्क का मौका देता है? बिल्कुल नहीं देता, ये गलत कथन है, इसीलिए ऑप्शन 1 होगा इस सवाल का सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स ऑलवेज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लिसन टू एंड अंडरस्टैंड अ सेकंड लैंग्वेज प्रेजेंटेशन इनसाइड और आउटसाइड देयर क्लास। बच्चे हमेशा ही इसे बहुत ही दिक्कत पाते हैं, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों को जब ये L2 लैंग्वेज 2 या फिर टारगेट लैंग्वेज या फिर जो सेकंड लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए इनको क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कोई प्रेजेंटेशन दिया जाता है, कोई क्लास लिया जाता है। दिस कैन बी हेल्प्ड बाय, और इसे किस प्रकार हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ऑप्शन 1 रिकमेंडिंग टू चूज़ अनदर लैंग्वेज क्लोजर टू L1। हम ये रिकमेंड करेंगे कि तुम लैंग्वेज 1 यानी कि अपना मातृभाषा जैसे और एक भाषा को पढ़ाई कर लो और एक भाषा में क्लास करो, ये गलत कथन है। ऑप्शन 2 बीइंग टॉट बाय ओनली नेटिव स्पीकर्स ऑफ L2। सिर्फ और सिर्फ हम उन शिक्षकों से पढ़ेंगे, उन शिक्षकों से क्लास करवाएंगे, टीचिंग करवाएंगे जिनका मातृभाषा क्या है, लैंग्वेज 2 का मातृभाषा यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि अगर इंग्लिश क्लास हम करवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड का जो इंग्लिश लोग है, इंग्लिश लोगों से ही हम पढ़वाएंगे, या ये सही कथन नहीं है जी, बिल्कुल गलत है। कोई भी पढ़ा सकता है जिसको आता है। ऑप्शन 3 इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर द सेकंड लैंग्वेज L2 यानी कि लैंग्वेज 2 के लिए हम जो पीरियड है, जो क्लास होता है, उनको और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो ये तो प्रेशर क्रिएट करेगा। ऐसा भी करना सही कथन नहीं है, सही तरीका नहीं है। ऑप्शन 4 प्रैक्टिस बाय यूजिंग द सेकंड लैंग्वेज मोर। यस, दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम क्या करेंगे, सेकंड लैंग्वेज यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको क्लास में यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जा कर के हम इसे आराम से सीख सकते हैं और बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी
नहीं महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न। भाषा अधिगम किस प्रकार बच्चे बढ़िया तरीके से करेंगे। ऑप्शन 1 इज़ फंक्शनिंग इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल्स। उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, मूल्य क्या है और उनका लक्ष्य क्या है, उसको अगर हम दिखाएंगे तो बच्चा क्या करेंगे, बच्चे बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे। ये सही जवाब हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को हम देखेंगे। When students learn in a controlled classroom environment, देखो जब बच्चों को हम कंट्रोल्ड क्लासरूम यानी कि बच्चों को पूरा टीचर सेंट्रिक क्लासरूम जो होता है, जिसे टीचर पूरा नियंत्रण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं कहेंगे। बच्चों को यहाँ दिक्कत होगा, बच्चे यहाँ अपना फ्रीली थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, उनका विकास नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन 3 इज़ क्लोजर इन फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग। तो जो बच्चा क्या करेंगे, अपना मातृभाषा का आसपास वाला भाषा को सीखेंगे। तो क्या ये सही कथन है, मातृभाषा का आसपास वाला भाषा? ये सही नहीं है। ऑप्शन 4 हेल्प्स देम इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ कॉलेज एडमिशन। क्या ये भाषा सीख करके सिर्फ और सिर्फ कॉलेज एडमिशन में दाखिला लेने के लिए करेंगे, चांस पाने के लिए करेंगे? ये गलत कथन है, ये उद्देश्य नहीं होता है भाषा सीखने का, L2 सीखने का। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेजेस। अगर हम सामान्य तरीके से कहेंगे तो मातृभाषा क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 मार्क्ड बाय द एक्सेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप। यस, दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हम जहाँ बड़े होते हैं और उस इलाके में जो एक्सेंट यूज़ किया जाता है, जिस स्टाइल से बातचीत किया जाता है, ठीक है, और उसी स्टाइल को हम क्या करते हैं, अपना लेते हैं, उसी स्टाइल को, उसी भाषा को हम सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, और इसे मातृभाषा लैंग्वेज 1 कहा जाता है। ऑप्शन 2 फिर भी हम देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकंड लैंग्वेज। देखो सेकंड लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस वाला भाषा मातृभाषा नहीं कहलाता। ऑप्शन 3 मार्क्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक डिफिकल्टी इन मास्टरिंग इट। जिस भाषा को सीखने में जितना कठिनाई हो वो मातृभाषा कहलाता है। क्या ये सही कथन है? सही नहीं है। ऑप्शन 4 मार्क्ड बाय द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट द चाइल्ड इज स्टडिंग इन। विद्यालय का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो विद्यालय में बच्चा पढ़ता है, उसका जो प्रभाव है, जो प्रभावित भाषा है, उसे फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है। ये भी गलत कथन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स डैश कैन हेल्प एनकरेज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा, क्या अगर हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, मौका देंगे, ताकि बच्चों का जो द्वितीय भाषा है, जो सेकंड लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, उसको बच्चा आसानी से अर्जन कर सकेंगे, एक्वायर कर सकेंगे। ऑप्शन 1 फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्पोकन एंड रिटन आउटपुट्स। देखो यहाँ स्पोकन यानी कि जो हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसका, और रिटन यानी कि लिखित भाषा का आउटपुट बच्चों को देंगे, फीडबैक देंगे, तो क्या ये एक्विजिशन में मददगार साबित होगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 2 इनफॉर्मल इंटरव्यूज़। क्या हम इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ लेंगे और बच्चे एक्विजिशन कर लेंगे, बच्चे भाषा को अर्जन कर लेंगे? ये भी गलत बात है, बिल्कुल ऐसा भाषा अर्जन नहीं किया जाता। ऑप्शन 3 एडिक्वेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट्स। क्या हम बच्चों को बोलने के लिए और लिखने के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि उपयुक्त मात्रा में असाइनमेंट देंगे, तो क्या ये बच्चों का लैंग्वेज एक्विजिशन करवाएगा? बिल्कुल नहीं, ये सही तरीका नहीं है। प्रैक्टिकल जब तक वार्तालाप नहीं होगा, जब तक बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे स्पीकिंग में, तब तक ये नहीं होगा। Option 4 the opportunity to voice their opinions and to solve problems in the target language. Yes, this is the most appropriate option, क्योंकि बच्चों को जब हम मौका देंगे उस भाषा में बातचीत करने के लिए और उस भाषा में अपना ओपिनियन, अपना मत, अपना सोच साझा करने के लिए, तब जाकर के बच्चों का जो अधिगम है, बच्चों का जो भाषा अर्जन है, ये ज़्यादा शानदार तरीके से हो सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट्स ऑफ। जो वर्ड फॉर्मेशन करने का यानी कि शब्द गठन करने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या शामिल है? ऑप्शन 1 कंपाउंडिंग एंड एफिक्सेस। यस, इसमें कंपाउंडिंग और एफिक्सेस यानी कि कई सारे शब्दों को हमने देखा है जिनमें एक से ज़्यादा 2 शब्द मिलकर के एक शब्द गठित होता है, और एफिक्स भी उसमें लगता है, साफिक्स प्रेफिक्स भी लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, चलो हम देख लेते हैं।
ऑपोजिट्स एंड मीनिंग, देखो ऑपोजिट एंड मीनिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शब्द गठन नहीं कर सकते हैं। वर्ब से नाउन से हम शब्द गठन नहीं कर सकते हैं। सिनोनिम्स और यूफेमिज्म्स को यूज़ करके शब्द गठन नहीं किया जाता। शब्द गठन करने के लिए एक नया शब्द को अगर आपको बनाना है तो उसमें कंपाउंडिंग का मदद लेना पड़ेगा। एक से ज़्यादा दो शब्दों को आप यूज़ करके एक शब्द का गठन, एक नया शब्द का गठन कर सकते हो। उसमें एफिक्स का भी उसमें यूज़ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, किस लर्निंग डोमेन में हायर ऑर्डर थिंकिंग शामिल है। रिमेंबरिंग, देखो रिमेंबरिंग में हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं है, रट्टा मारो बस, इसके बाद आपको वो आपने जो रट्टू तोता बन के रटा है उसको आपको क्या करना है, फिर से बोल देना है। तो इसमें उतना हाई ऑर्डर थिंकिंग शामिल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा हम सोचते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन, जब हम जो थ्योरी सीखे हैं, जो हम कुछ सीखे हैं, मान लो कोई थ्योरम हमने सीखे हैं, कोबवेब का थ्योरम हम सीखे हैं, कॉब डोगलास का, तो उसको हम जब अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल अपना डे टू डे लाइफ में, डिमांड एंड सप्लाई का जो थ्योरी हमने सीखा है, जब हम उसे अप्लाई करने के लिए जाते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एप्लीकेशन। एवल्यूएशन में उतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आज का वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।